So hello everyone and welcome back to my YouTube channel CA वैभव वशिष्ठ। तो मेरा पहला क्वेश्चन आप लोगों से, डू वी रियली नीड अ स्मार्ट बोर्ड? लीव प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स लाइक अकाउंट्स, जहाँ पे मेरे को आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व करके बताना है, कोई प्रैक्टिकल सॉल्व करना है। यहाँ पे बेटा हम थ्योरी सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं जैसे कि इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज। हम हमारा बिजनेस स्टडीज का पूरा कोर्स कंप्लीट करके आ चुके हैं। डू वी रियली नीड अ स्मार्ट बोर्ड एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट दैट यस इट इज क्वाइट फैंसी, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट दैट यस उससे व्यूज ज्यादा आएंगे। एक बड़ी स्क्रीन पे टीचर पढ़ाएगा तो बच्चा प्राइमा फेसा ही रुकेगा। टीचर अच्छा पढ़ा रहा है, बुरा पढ़ा रहा है, वो बात की बात है, बट यस व्यूज ज्यादा आएंगे, बच्चा रुकने वाला है। आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क यू पीपल, तो बताना जरूर कि मित्रों, क्या हम बिना स्मार्ट बोर्ड के केवल हमारे क्वालिटी कंटेंट वीडियोस और हमारे नोट्स के दम पे 100% स्कोर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ आवर न्यू सब्जेक्ट इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बेटा आप कई लोगों की मेरे पास में रिक्वेस्ट आ रही थी, आप कई लोगों के कमेंट्स आए थे, आप कई लोगों के मेरे पास डायरेक्ट मैसेजेस आए थे इंस्टाग्राम पे कि सर आपने बिजनेस स्टडीज बहुत अच्छे से पढ़ाया है, हमारे एग्जाम्स पास में आ रहे हैं, आप प्लीज इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी पढ़ा दो, हमको बहुत मजा आ रहा है आपसे पढ़ के, तो आप वो सब्जेक्ट भी पढ़ा दो। सो हियर वी आर स्टार्टिंग विथ आवर फर्स्ट चैप्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड दैट इज इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। बेटा जिस दिन हमारा भारत देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947, उस दिन की शाम को, या जब हमारे ब्रिटिशर्स ने, अंग्रेजों ने जो 200 साल हम पे राज करा, उस टाइम पे हमारे देश और हमारी देश इंडिया की इकोनॉमी की क्या हालत थी। हम देखने वाले हैं कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर की क्या हालत थी, हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर की क्या हालत थी, हमारा फॉरेन ट्रेड कैसा होता था, हमारी डेमोग्राफिक प्रोफाइल क्या थी, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था। और ये सारे सेक्टर्स को, सारे टॉपिक्स को अच्छे से समझने के लिए हमारा पहला टॉपिक बहुत जरूरी है। यहां पे हम कुछ बेसिक फीचर्स देखने वाले हैं हमारी इंडियन इकोनॉमी की ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। जैसे कि मैंने आपको अपने बिजनेस स्टडीज के सारे चैप्टर्स पढ़ाए, मैं आपके माइंड में एक पिक्चर क्रिएट करता था कि उस चैप्टर में क्या है, वैसे ही हमारा जो पहला टॉपिक है ये एक पिक्चर क्रिएट करने वाला है आप लोगों के माइंड में कि हम बाकी टॉपिक्स में क्या पढ़ने वाले हैं। बाकी टॉपिक्स आपके बहुत आसान हो जाएंगे, पहले हम थोड़ी सी पिक्चर क्रिएट करने वाले हैं कि उस टाइम पे हमारा भारत देश कैसा क्या होता था। सबसे पहले तो बेटा ये क्या चीज़ है? सर ये क्या है? क्या ये चिड़िया है? और ये चिड़िया भी कोई ऐसी वैसी नहीं सर, ये तो गोल्डन चिड़िया है। सो बेटा ये गोल्डन चिड़िया और कोई नहीं, हमारा भारत देश ही है। हमारे भारत देश को पहले गोल्डन बर्ड कहा करते थे। हाँ सर, मेरे दादाजी ने भी बोला है कि भारत पहले सोने की चिड़िया हुआ करता था। जब ये अंग्रेज आए थे ना, उससे पहले भारत को सोने की चिड़िया कहते थे। लेकिन बेटा हम एग्जाम में ये तो लिख के आ नहीं सकते कि भारत सोने की चिड़िया है, तो हम एग्जाम में ये लिख के आने वाले हैं दैट आर इंडियन इकोनॉमी वाज वाइब्रेंट एंड प्रॉस्परस। एंड व्हाई वाज इट वाइब्रेंट एंड प्रॉस्परस? बिकॉज ऑन द एग्रीकल्चर फ्रंट वी वर अ सेल्फ कंटेन्ड रूरल इकोनॉमी, जहां पे जो कल्टीवेटर्स थे वही लैंड के ओनर्स थे। जो हल को जोतने का काम करता था, जो फार्मर होता था, जो कल्टीवेट करता था, वही ओनर हुआ करता था उस जमीन का। सर ये कोई बात हुई? वो तो आज के टाइम पे भी और पहले भी ये होता था हमेशा ही सर, जो फार्मर खेत को जोत रहा है वही तो ओनर होता है ना लैंड का। लेकिन बेटा थोड़ी देर रुको, मैं आपको बताने वाला हूं कि अंग्रेजों के आने के बाद में क्या सिस्टम होने लग गया था। ये बात है हमारे अंग्रेजों के आने से पहले की, कि एग्रीकल्चर फ्रंट पे हम सेल्फ कंटेन्ड रूरल इकोनॉमी थे, जहां पे जो कल्टीवेटर्स थे वही मालिक थे लैंड के। इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी बेटा हमारा बहुत नाम था। हमारे हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स पूरे वर्ल्ड में फेमस थे। हम सिल्क और कॉटन टेक्सटाइल के लिए भी जाने जाते थे। जो आप सिल्क और कॉटन देखते हो ना, हमारी सिल्क और कॉटन की साड़ियाँ आती है, कई शर्ट वगैरह आते हैं, तो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी गजब की फेमस थी। वो जानी जाती थी अपनी क्वालिटी के बारे में। ये बात थी हमारे अंग्रेजों के आने से पहले की। जब हमारे अंग्रेज आए तो हमारी इकोनॉमी का
क्या हुआ, अब चलते हैं थोड़ी सी दुखद स्टोरी पे कि हमारे अंग्रेजों के आने के बाद में हमारी इकोनॉमी की क्या हालत थी। द फर्स्ट फीचर इज स्टैग्नेंट इकोनॉमी। जो हमारी इंडियन इकोनॉमी थी वो एक स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी। सर ये स्टैग्नेंट क्या होता है? तो बेटा जैसे नदी में पानी बहता है तो वो नदी का पानी फ्लो में रहता है, इसलिए वो हमेशा स्वच्छ रहता है, आप उस पानी को पी सकते हो। लेकिन अगर कोई पानी कहीं पे इकट्ठा हो जाएगा, आपकी रोड में इकट्ठा हो जाए, कोई तालाब में इकट्ठा हो जाए, तो वो पानी खराब हो जाता है, उस पानी को आप पी नहीं सकते अगर वो पानी इकट्ठा हो जाए। वैसे ही हमारी जो इकोनॉमी थी वो भी इकट्ठी हो गई थी। इकट्ठी कैसे? क्योंकि हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ नहीं हो रही थी। क्योंकि हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ नहीं हो रही थी तो हमारी इकोनॉमी स्टैग्नेंट हो गई थी। सर ये ग्रोथ का पता कैसे चला? तो बेटा ग्रोथ का पता चलता है जीडीपी से। लेकिन अच्छा सर जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपने जीडीपी नेशनल इनकम पढ़ के आ रहे हैं, लेकिन बेटा अंग्रेजों के टाइम पे जीडीपी का कोई कंसेप्ट नहीं था। ना ही हमारे अंग्रेजों ने कभी कोई ट्राई की कि हमारे इंडिया की जीडीपी, हमारे इंडिया की एग्रीगेट रियल आउटपुट क्या है। ये तो बेटा कुछ बंदे थे, आरसी देसाई, एक हमारे दादा भाई नावरोजी करके, ये कुछ बंदे थे जिन्होंने कैलकुलेट करा था कि जो उस टाइम पे हमारी जो कंट्री की रियल एग्रीगेट आउटपुट की ग्रोथ थी वो केवल 2% थी या 2% से भी कम थी। ये बताया था बेटा कुछ इंडिविजुअल्स ने, जैसे कि आरसी देसाई और दादा भाई नावरोजी ने। हमारे ब्रिटिशर्स ने कभी भी ट्राई नहीं करा हमारी इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ को नापने के लिए। तो पहली चीज तो हमारी जो एग्रीगेट रियल आउटपुट में ग्रोथ थी वो लेस देन 2% थी। बेटा भुखमरी बहुत जबरदस्त थी, जो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था वो बहुत कम था, क्योंकि हमारे भुखमरी थी, हमारे पॉवर्टी थी। एपिडेमिक्स एंड फेमाइंस वर अ रिकरिंग फिनोमिनन। एपिडेमिक क्या होता है? एपिडेमिक होता है बेटा महामारी, और फेमाइन होता है अकाल पड़ना। जैसे कि अभी आप लोगों ने सुना था कि कोरोना को एक महामारी घोषित किया था हमारे किसने? WHO ने कहा था कि कोरोना इज अ एपिडेमिक, वो महामारी है। तो जैसे कि ये कोरोना महामारी आई, जब हमारे ब्रिटिशर्स हम पे रूल कर रहे थे तब हमारे इंडिया में महामारी एक रेकरिंग फिनोमिनन था। अभी तो ये 100 साल बाद में कोरोना महामारी आई है। उस टाइम पे हर 5 साल में, हर 2 साल में, हर 10 साल में कोई ना कोई महामारी आती रहती थी। हर बार को कहीं ना कहीं अकाल पड़ता ही रहता था। और ये अकाल क्यों पड़ता था और ये अकाल कैसे दूर हुआ, ये भी आप क्लास के एंड में समझने वाले हो कि एक फायदा हुआ था हमारे अंग्रेजों के आने के द्वारा। लेकिन फिलहाल मैं आपको क्या बता रहा हूं, पहला फीचर क्या था हमारी इंडियन इकोनॉमी का? दैट आर इंडियन इकोनॉमी वाज अ स्टैग्नेंट इकोनॉमी, क्योंकि हमारी जो एग्रीगेट रियल आउटपुट की ग्रोथ थी दैट वाज लेस देन 2%। और ये हमको कैसे पता चला? क्या हमारी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको कैलकुलेट करा? नहीं सर, आपने बताया कि ब्रिटिशर्स ने कभी भी ट्राई नहीं की हमारी एग्रीगेट रियल आउटपुट को जानने की। ये तो कुछ इंडिविजुअल्स थे जैसे कि आरसी देसाई, दादा भाई नावरोजी, जिन्होंने ये चीज को कैलकुलेट करा था। The second feature of our Indian economy is that it was backward economy। बेटा कोई भी इकोनॉमी बैकवर्ड तब होती है जब उसके लोग बहुत गरीब होते हैं, बहुत ही पुअर होते हैं। जो हमारे लोग बाग थे, इंडिया की जो पॉपुलेशन थी दैट वाज मिजरेबली पुअर। जो हमारी पर कैपिटा इनकम थी वो केवल 230 रुपए थी, और ये जो 230 रुपए है बेटा ये साल की इनकम होती है। जो हमारी पर कैपिटा एनुअल इनकम थी, हर बंदे के पास में जो जेब में रुपए थे साल के, वो केवल 230 रुपए थे। अनलाइक टुडे, अगर मैं आज के तारीख में आपको जो पर कैपिटा इनकम बताऊं वो 1.5 लाख रुपए है। लेकिन हमारे 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ, हमारी पर कैपिटा इनकम केवल 230 रुपए थी। लोग बाग बहुत गरीब थे, इसलिए हमारी इकोनॉमी बैकवर्ड इकोनॉमी थी। बल्क ऑफ द पॉपुलेशन वाज वेरी पुअर विदाउट सफिशिएंट फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। The third feature of our Indian economy is dominance of agriculture। तो बेटा अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आप लोग कौन हो? सर हम लोग कौन है, क्या मतलब कि आप लोग हो कौन? सर हम BTS के फैन हैं, हम शाहरुख खान के फैन हैं। तो वो सब चीजें छोड़ो, आप कौन हो? आप एक स्टूडेंट हो। हाँ सर हम बिल्कुल स्टूडेंट हो। जब आप अपनी पढ़ाई कर लोगे, आप 12th क्लास करने के बाद में कॉलेज में जाओगे, MBA करोगे, कोई CA करेगा, कोई क्या करेगा, उसके बाद में आप क्या हो जाओगे?
काम करने के लिए जाओगे। हाँ सर वो तो हर कोई करता है, आप कहना क्या चाहते हो? मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि अभी तो आप स्टूडेंट हो, जब आप काम करने लग जाओगे तब आप होंगे वर्किंग पॉपुलेशन। क्या होगे आप लोग? वर्किंग पॉपुलेशन। और आप कहां करने जाओगे जॉब? सर हम जाएंगे बड़ी बड़ी कंपनी में। आप में से कई लोग होंगे सर हम बनेंगे एंटरप्रेन्योर, हम हमारा खुद का बिजनेस खोलेंगे। कुछ होंगे सर हम आईएएस की तैयारी करने वाले हैं। सब आप ये काम करने वाले हो। लेकिन आप में से कोई ऐसे थोड़ी ना बोलेगा कि सर मैं एग्रीकल्चर में एक किसान बनूंगा। शायद बहुत कम बंदे होंगे जो ये बात बोलेंगे, 100 में से शायद कोई एक होगा कि सर मैं एग्रीकल्चर का काम करूंगा। तो हमारी वर्किंग पॉपुलेशन सही रास्ते में जा रही है आज के टाइम। लेकिन बेटा हमारी 1947 में ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस 72% ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन वाज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। जो हमारी वर्किंग पॉपुलेशन थी उसमें से 72% एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थी। Nearly 72% of the country's population was engaged in agriculture. लेकिन जो उनका कंट्रीब्यूशन था हमारे इंडिया की जीडीपी में वो केवल 50% ही था। सर वर्किंग पॉपुलेशन 72% इन्वॉल्व है एग्रीकल्चर में, लेकिन उसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 50% ही कैसे? ऐसा भेदभाव कैसे? क्यों? बिकॉज द प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर वॉज लो। क्योंकि जो हमारा पर हेक्टेयर आउटपुट था, थोड़ी देर बाद में आप इसको भी डिटेल में समझने वाले हो, हमारी एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी कम थी, इसलिए एग्रीकल्चर में वर्किंग पॉपुलेशन तो 72% इन्वॉल्व थी, लेकिन जो जीडीपी में उसका कंट्रीब्यूशन था वो केवल 50% ही था, क्योंकि हमारी एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बहुत कम थी। और आप लोगों के लिए एक सस्पेंस है जो मैं आपकी नेक्स्ट क्लास, आपके नेक्स्ट चैप्टर में कवर करने वाला हूं। हमारे नेक्स्ट चैप्टर में हम देखने वाले हैं कि कैसे हमारी सरकार ने 5 ईयर प्लान्स के दम पे और कई सारी चीजें के दम पे इस प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाया। हम वो सारी चीजें देखने वाले हैं। Agriculture suffered from low productivity owing to which it had low contribution to GDP. हमारे GDP में कंट्रीब्यूशन कम था। कितना था? केवल 50%। द नेक्स्ट फीचर इज ब्लीक इंडस्ट्रियलाइजेशन। बेटा जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि हम लोग विश्व में प्रसिद्ध थे किस चीज के लिए? वी वर वर्ल्ड वाइड फेमस फॉर आवर हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स। हाँ सर, चलो सर कुछ तो अच्छी बात आई, इतनी देर से आप बुरी बुरी बातें बता रहे थे। बेटा हम जो वर्ल्ड वाइड फेमस थे ना हमारे हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स के लिए, उसको भी तबाह कर दिया था हमारे अंग्रेजों ने। सर उसको भी तबाह कर दिया? हाँ बेटा उसको भी तबाह कर दिया। थोड़ी देर बाद में मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि कैसे उन्होंने तबाह करा था हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को ड्यू टू डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसीज। आने वाले 20 मिनट में आपको यह भी पता लग जाने वाला है कि उन्होंने कैसे हमारी इस इंडस्ट्री को तबाह करा। तो बेटा उन्होंने हमारी जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी जो कि वर्ल्ड वाइड फेमस थी उसको तबाह कर दिया। जो स्मॉल स्केल कॉटेज इंडस्ट्रीज थी वो भी तबाह कर दी। कुछ हैवी इंडस्ट्रीज की तो बेटा कोई ग्रोथ ही नहीं थी कि मान लो कोई बड़ी बड़ी मशीन्स वगैरह जो बनाते हैं उनकी तो कोई ग्रोथ ही नहीं थी ऐसी इंडस्ट्रीज की। अगर किसी को बड़ी बड़ी मशीन को लेके आना है किसी अपनी कंपनी के लिए, कोई काम करने के लिए, प्रोडक्शन के लिए, तो उसको इंपोर्ट करना पड़ता था वो मशीनरी को। कहां से? ब्रिटेन से, क्योंकि ब्रिटेन में एक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चल रही थी। ये चीज भी हम आगे कवर करने वाले हैं कि क्यों होता था ये सब। सर ये चीज तो आपकी समझ में आई कि हमारे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को उन्होंने तबाह कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को खत्म कर दिया। ये हैवी इंडस्ट्री ने भी कोई खास ग्रोथ नहीं दिखाई। लेकिन सर ये कॉटेज इंडस्ट्री क्या होती है? तो बेटा कॉटेज इंडस्ट्री वो होती है जैसे कि सपोज आप लोगों के घर में हो सकता है आप लोगों का कोई घर का काम हो जो आपके ताऊजी, आपके पापा, आप लोग ही करते हो, आपका फैमिली बिजनेस हो। तो ये जो फैमिली बिजनेसेस होते हैं ये वो कॉटेज इंडस्ट्रीज होती है। तो पहले हमारे इंडिया में काफी ऐसी कॉटेज इंडस्ट्री थी। कई लोग हैंडीक्राफ्ट का काम करते थे, कई छोटा मोटा कई सारे काम करते थे। हमारे ब्रिटिशर्स ने उन सबको तबाह कर दिया था। Small scale and cottage industries were ruined. Heavy industry showed a bleak growth, and for the bulk of capital goods requirement, we were dependent upon imports from Britain. Capital goods की requirement के लिए हम dependent थे किससे? हमारे ब्रिटेन से। Next point भी हमारा यही बात कर रहा है that we were heavily dependent on imports. बेटा हम हमारे कैपिटल गुड्स के लिए किस पे रिक्वायर्ड थे?
सर ब्रिटेन के ऊपर। क्यों? क्योंकि सर जो हमारी हैवी गुड्स की इंडस्ट्री थी उसमें तो कोई ग्रोथ ही नहीं थी, तो हम हमारे कैपिटल गुड्स के लिए भी ब्रिटेन पे डिपेंडेंट थे। सर हम हमारे आर्म्ड फोर्सेस, जो हमारी आर्मी थी, उसको जो डिफेंस की जरूरत थी, AK-47 बंदूकें, तोपे वगैरह, उसके लिए भी वो ब्रिटेन पे डिपेंडेंट था इंपोर्ट करने के लिए। और केवल यही नहीं, हमारे कंज्यूमेबल गुड्स, किसी को सिलाई मशीन, कोई जरूरी मेडिसिन वगैरह, उसके लिए भी हम डिपेंडेंट थे किसके ऊपर? हमारे ब्रिटेन के ऊपर। सो वी वर हेविली डिपेंडेंट ऑन इंपोर्ट्स फ्रॉम ब्रिटेन। और बेटा ब्रिटेन में क्या चल रही थी? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। अभी थोड़ी देर बाद में आपका वो भी क्लियर होने वाला है कि क्यों हम डिपेंडेंट थे ब्रिटेन के ऊपर। द नेक्स्ट फीचर ऑफ द आर इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इज दैट लिमिटेड अर्बनाइजेशन। बेटा उस टाइम पे अर्बनाइजेशन यानी कि जो हमारा, आप लोग शहर में रहते हो, शहरीकरण बहुत कम था। मैं आपको 1948 के स्टैट्स बताऊं तो केवल 14% जो हमारी पॉपुलेशन है, केवल 14% शहरों में रहा करती थी, और 86% ऑफ आवर पॉपुलेशन लिव्ड इन रूरल एरियाज। बेटा हमारी पॉपुलेशन का 86% लोग गांवों में ही रहा करते थे उस टाइम पे। हमारे अर्बनाइजेशन, जो हमारे अर्बन में रहने वाले लोग थे, वो कितने थे? केवल 14%। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं हमारे पहले सेक्टर, दैट इज योर एग्रीकल्चर सेक्टर। हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं कि हमारी वर्किंग पॉपुलेशन के 72% लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थे। क्योंकि हमारी एग्रीकल्चर के, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन के, वर्किंग पॉपुलेशन के 72% लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थे, इसलिए हमारी इकोनॉमी को एग्रेरियन इकोनॉमी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है हमारी इकोनॉमी को? एग्रेरियन economy. On the eve of independence, Indian economy was an agrarian economy. Around 72% of the population derives its livelihood from agriculture sector. अब हम देखते हैं बेटा हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के कुछ फीचर्स। द फर्स्ट फीचर इज लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। जो हमारे एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन था और प्रोडक्टिविटी थी, दोनों की दोनों ही कम थी। सर प्रोडक्शन क्या होता है और प्रोडक्टिविटी क्या होती है? तो इसको एक बेसिक से एग्जांपल से समझो। जो आपका टोटल कोर्स है आपके इकोनॉमी का या बिजनेस स्टडीज का, टोटल कोर्स तो है बेटा आपका प्रोडक्शन, और आप उसको कितनी देर में कंप्लीट करते हो, कितने अच्छे से कंप्लीट करते हो, वो होता है आपकी प्रोडक्टिविटी। अगर आप लोग सेल्फ स्टडी करने बैठोगे तो शायद बिजनेस स्टडीज के कोर्स को पढ़ने में आपको 60 घंटे लगे टोटल में, एक रफ आइडिया, या 100 घंटे लगे। वही अगर आप मेरी वीडियोस देख के अगर आप अपने बिजनेस स्टडीज का कोर्स करते हो तो आपको केवल 20 घंटे में वो कोर्स हो जाएगा। 2x पे रिवाइज करोगे तो 10 घंटे में आपका कोर्स हो जाएगा। दूसरा, हमारे नोट्स भी आपके साथ में, तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो वैसे ही हमारे जो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी था वो बहुत कम था हमारे 1947 जब हमारे ब्रिटिशर्स हम पे राज कर रहे थे। ये कुछ स्टैट्स है बेटा। वीट तो 1947 में केजी पर हेक्टेयर की प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन है टोटल, दीज आर इन लाख टन्स एंड दीज आर केजी पर हेक्टेयर। एक हेक्टेयर ऑफ लैंड में हम कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं उससे पता लगाते थे हम हमारी प्रोडक्टिविटी का। तो वीट का उस टाइम पे होता था 660 किलो, और वही हमारे 2019-20 में हो रहा है 3421 किलो। राइस होता था 665 किलो, और यही हमारे 2019-20 में है 2705 किलो। तो इससे ये पता लगता है कि जो हमारी प्रोडक्टिविटी थी वीट की वो 5.1 टाइम्स कम थी। जो प्रोडक्टिविटी थी राइस की वो 4 टाइम्स कम थी। जो टोटल प्रोडक्शन था हमारे वीट का वो 16.8 टाइम्स कम प्रोडक्शन होता था हमारे वीट का, और हमारे राइस का प्रोडक्शन बेटा 5.3 टाइम्स कम था हमारे 1947 में बजाय कि आज। तो सर हमने ऐसा क्या किया कि हमारे राइस की प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन दोनों बढ़ गया? ये डाउट, ये सस्पेंस आपका आपके नेक्स्ट चैप्टर में क्लियर होने वाला है कि हम HYV सीड्स लेके आए। हमने जो स्मॉल और फ्रेगमेंटेड होल्डिंग्स होती थी उनको कैसे जोड़ा, ये सब चीजें हम कल पढ़ने वाले हैं। आज के टाइम पे आपको क्या याद करना है कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर की जो एक कैरेक्टरिस्टिक थी, लो प्रोडक्शन एंड लो प्रोडक्टिविटी। दूसरा फीचर और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर, इस चीज पे बहुत ध्यान से देखना, एक्सप्लॉयटेटिव लैंड सेटलमेंट सिस्टम। बेटा हमारे उस टाइम पे एक
जो लैंड सेटलमेंट सिस्टम था वो बहुत ही एक्सप्लॉयटेटिव था और उसका नाम था जमींदारी सिस्टम। सर इस सिस्टम में क्या होता था? तो बेटा जो डाउट आपका क्लास के स्टार्टिंग में था, जब मैं आपको बता रहा था कि हमारे अंग्रेजों के आने से पहले हमारी जो इकोनॉमी थी वो वाइब्रेंट एंड प्रॉस्परस थी। एग्रीकल्चर फ्रंट पे हम सेल्फ कंटेन्ड रूरल इकोनॉमी थे, जहां पे जो कल्टीवेटर्स थे, जो फार्मर्स थे, जो टिलर्स ऑफ सॉइल थे, वही ओनर हुआ करते थे उस जमीन के। तो आप लोगों ने मुझको बोला था सर ऐसा तो हमेशा ही होता है, जो फार्मर होता है, जो उस जमीन को खोद रहा है, जो टिलर ऑफ सॉइल है, वही तो उसका ओनर होता है। लेकिन हमारे अंग्रेजों के टाइम पे ऐसा नहीं था। ऐसा क्यों नहीं था? क्योंकि हमारे अंग्रेजों ने एक ट्रायंगुलर रिलेशनशिप क्रिएट कर दिया था। उन्होंने क्या कर दिया था? एक ट्रायंगुलर रिलेशनशिप, जहां पे एक तो थी गवर्नमेंट, एक था जमींदार और एक था बेचारा असली मेहनत करने वाला टिलर ऑफ सॉइल, द एक्चुअल कल्टीवेटर, द एक्चुअल फार्मर, टिलर ऑफ सॉइल। इस सिस्टम में क्या होता था बेटा? एक होता था जो ओनर होता था लैंड का, उसका नाम था जमींदार। वो क्या करता था? काम करवाता था हमारे इन बेचारे टिलर ऑफ सॉइल, जो असल में खेती का काम करते थे। वो इनसे जितना चाहे उतना मर्जी काम करवाता था, इनको बहुत कम देता था। इनको केवल इतना सा अनाज, इतना सा खाने को, इतना सा पैसे देता था कि ये केवल अपना जीवन व्यापन ही कर पाए। दे वर गिवन जस्ट इनफ फॉर देयर सब्सिस्टेंस, कि ये बस केवल अपना गुजारा कर पाए, केवल इनको इतना दिया जाता था। बाकी सारा का सारा प्रॉफिट इसका होता था और इसको एक फिक्स्ड सम, एक टैक्स समझ लो, एक फिक्स्ड सम देना पड़ता था गवर्नमेंट को। इस पिक्चर में बेटा ये राजा था। आप लोगों के लिए मैं एग्जांपल इसलिए लेके आया हूं कि आप लोगों को ध्यान रहे कि हमारे जमींदारी सिस्टम में क्या होता था। एक तो होती थी गवर्नमेंट, एक होता था ओनर ऑफ द सॉइल जिसको कहते थे जमींदार, जिसकी जमीन थी, और एक होता था बेटा हमारा टिलर ऑफ सॉइल, जो कि असल में जमीन को खेतने का, असल में फार्मिंग करने का काम करता था। British government set up a triangular relationship among the government, owner of soil and tiller of soil. This was popularly known as जमींदारी सिस्टम। इस सिस्टम को बेटा हम जमींदारी सिस्टम कहते थे। लेट्स जस्ट लुक इनटू द सम ऑफ द फीचर्स ऑफ योर जमींदारी सिस्टम। ये क्वेश्चन आपके वैसे भी आ सकता है, तो जमींदारी सिस्टम के कुछ फीचर्स भी देख लो। सबसे पहला फीचर, जमींदार जो कि ओनर था। कौन है जमींदार? सर ये राजा, ये जो राजा था ना, ये हमारा जमींदार है। सो जमींदार्स वर रिकॉग्नाइज्ड एज परमानेंट ओनर्स ऑफ द सॉइल। वो परमानेंट ओनर थे। एंड सो प्रॉफिट्स जनरेटेड फ्रॉम कल्टीवेशन वर टू अक्रू टू जमींदार्स इंस्टेड ऑफ कल्टीवेटर्स। इसलिए जो भी प्रॉफिट होगा वो खेती करके वो सारा का सारा उस जमींदार, उस ओनर को जाने वाला है, ना कि बेचारे उस कल्टीवेटर को जिसने असल में खेत को जोता है। दूसरी चीज, जमींदार वर्स टू पे फिक्स सम टू द गवर्नमेंट एज लैंड रेवेन्यू। ये चीज भी मैंने आपको उस एग्जांपल में बता दी थी कि जमींदार को एक फिक्स्ड सम, एक टैक्स देना पड़ता था। किसको? गवर्नमेंट को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को। Zamindars were free to extract as much from the tillers of soil as they could. Their only interest was to maximize revenue collection. बेटा उनका केवल और केवल एक उद्देश्य था, केवल और केवल एक इंटरेस्ट, एक ऑब्जेक्टिव था, खुद के प्रॉफिट को ज्यादा से ज्यादा बढ़वाना। वो उनसे खूब मेहनत करवाता था कि लगे रहो, सुबह काम कर रहे हो, शाम को भी करो, काम करते रहो, क्योंकि उसका प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा होए, और बदले में वो केवल थोड़ा सा देता था उन टिलर्स ऑफ सॉइल को, जस्ट इनफ फॉर देयर सब्सिस्टेंस, और एक फिक्स सम उसको देना पड़ता था गवर्नमेंट को। तो ये सिस्टम हुआ करता था बेटा हमारे 1947 एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम पे। क्या नाम था इस सिस्टम का? जमींदारी सिस्टम। नेक्स्ट फीचर ऑफ आवर एग्रीकल्चर सेक्टर इज गल्फ बिटवीन ओनर्स ऑफ द सॉइल एंड टिलर्स ऑफ द सॉइल। ये भी मैं आपको ऑलरेडी लास्ट फीचर में बता चुका हूं। देयर वाज अ गल्फ बिटवीन द ओनर ऑफ द सॉइल, जमींदार, एंड द एक्चुअल कल्टीवेटर, द टिलर ऑफ द सॉइल। जो टिलर ऑफ सॉइल था, जो कल्टीवेटर था, उसको केवल इतना सा ही दिया जाता था। ही वॉज जस्ट गिवन इनफ फॉर हिज सब्सिस्टेंस। एग्रीकल्चर ड्यूरिंग ब्रिटिश राज वॉज कैरेक्टराइज्ड बाय अ ह्यूज गल्फ बिटवीन ओनर्स ऑफ सॉइल and tillers of soil. Tillers of soil were merely given enough for subsistence. बार बार मैं इस लाइन को कह रहा हूं और आपको यही लाइन एग्जाम में लिख के आनी है। The tillers of soil were just given enough for their subsistence. केवल उनका गुजारा हो पाए, केवल वो अपनी खाना रोटी, केवल अपनी फैमिली को अपना पेट भर पाए, केवल उनको इतना ही दिया जाता था।
द नेक्स्ट फीचर ऑफ आर एग्रीकल्चर सेक्टर इज लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर। जो हमारे जमींदार था, जो कि एक्चुअल ओनर था उस सॉइल का, उस जमीन का, उसने कभी कोई सुध नहीं ली बेटा एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने की, कि नए ट्रैक्टर ले आऊं, नई तरीके की एग्रीकल्चर की कुछ चीजें ले आऊं, इरिगेशन फैसिलिटीज को अच्छा कर दूं। सर ये इरिगेशन फैसिलिटीज क्या होती है? तो बेटा कभी आप गाँव में जाते होंगे तो आप देखते होंगे ना कि पानी की लाइन आती है और वो पानी की लाइन कैसे करके उन क्रॉप्स के ऊपर जाती है। हाँ सर, वो एक पानी की लाइन होती है ताकि क्रॉप्स को पानी मिल पाए। सो दैट इज नथिंग बट योर इरिगेशन फैसिलिटीज। लेकिन हमारे आजादी के टाइम पे जो बेटा हमारे किसान थे, जो कल्टीवेटर ऑफ सॉइल थे, वो बेचारे ऐसे काले मेगा पानी तो बरसाओ, वो केवल रेनफॉल के ऊपर डिपेंडेंट थे। कॉलोनियल गवर्नमेंट और जमींदार टुक नो इंटरेस्ट इन प्रमोटिंग इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर। देयर वाज नो परमानेंट मींस ऑफ इरिगेशन। एग्रीकल्चर वाज मेनली डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल। काले मेगा पानी तो बरसाओ, पानी नहीं आया तो बेचारों के लग जाने की। नेक्स्ट फीचर इज सबसिस्टेंस आउटलुक। सर ये सबसिस्टेंस आउटलुक क्या होता है? तो इसको एक एग्जांपल से समझो। सपोज आप लोगों को मैं एक जमीन दे दूं, या आप लोग 5-6 दोस्त मिलके एक जमीन का टुकड़ा खरीद लिए, बड़ा सारा 2 बीघा 3 बीघा जमीन है। अब आप लोग उसमें गेहूं जोतने लग गए, सब्जियां वगैरह जोतने लग गए, आपने घिया की सब्जी, फ्रूट्स उगाए कुछ, और कुछ आपने बहुत सारा गेहूं उगाया। अब मैं आप लोगों के पास में आता हूं कि यार तुमने इतना सारे फार्मिंग कर तो ली, अब तुम इसका करने क्या वाले हो? तो आप बोलते हो करने क्या वाला हूं सर हम इसको बेचेंगे मार्केट में जाके। आपको पता नहीं है सर प्याज का भाव क्या है, यही तो असली प्रॉफिट है। आप लोग तभी गरीब हो सर आप, क्योंकि आप में दिमाग ही नहीं है। हमको देखो, हमने प्याज की खेती करी है, हम इसको बेचने वाले हैं। तो बेटा ये तो होता है कमर्शियल आउटलुक, अगर आप उसको बेचने की सोचो। अगर मैं आपको बोलूं कि बेटा आप इस प्याज का, इस टमाटर का, इस गेहूं का क्या करने वाले हो, आप बोलो कि सर हम इसका कुछ ही नहीं, सर हम तो इसमें ना खाना खाने वाले हैं, ये गेहूं को 1 साल तक रखेंगे, हम खाएंगे, हमारे ताऊ जी, हमारी बड़ी सारी फैमिली है, ये सबको रखने वाले थे। ये होता है सबसिस्टेंस आउटलुक। तो हमारे आजादी के टाइम पे जब हमारे अंग्रेज हम पे राज कर रहे थे, तो जो फार्मर्स थे, जो किसान थे, उनका सबसिस्टेंस आउटलुक था, यानी कि उनका जो आउटलुक था फार्मिंग को लेके, वो केवल ये था कि वो अपनी बेसिक नीड्स, अपनी फैमिली की बेसिक नीड्स को पूरा कर पाए। उनको क्रॉप्स को बेचने से कोई लेना देना नहीं था। Subsistence farming is a form of farming in which the crops are produced to provide for the basic needs of the family. The next feature of agriculture sector is small and fragmented holdings. तो बेटा आप लोग एक घर में रहते होंगे रेंट पे, या वैसे भी फ्लैट होगा, आपका घर होगा, उसमें हो सकता है आपके 2 कमरे हो, 1 हॉल हो, 2 कमरे हो, 3 कमरे हो, 4 कमरे हो, 1 हॉल हो, 1 किचन हो, 1 गैलरी होगी। एक जगह पे आपका ऐसे घर है। अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि आपका 1 कमरा तो यहाँ पे है और आपका दूसरा कमरा मैं 10 घर के बाद में दूंगा, और आपका जो हॉल है ना वो मैं नेक्स्ट कॉलोनी में दूंगा, और गैलरी तो मैं आपको दूसरी तीसरी कॉलोनी में जाके देने वाला हूं। सर ऐसे थोड़ना होता है, ये कोई घर तोड़ना होता है बेटा। पहले के टाइम पे, हमारे ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम पे, हमारे फार्मर्स की जो लैंड होल्डिंग थी, उनकी जो जमीन थी, वो कुछ इस तरीके की थी, स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड। यहां बेचारे हमारे राम बाबू को एक जमीन का टुकड़ा दे दिया, फिर राम बाबू का दूसरा टुकड़ा यहां पे श्याम का टुकड़ा, श्याम का दूसरा टुकड़ा यहां पे। दे वर स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड, अलग अलग जगह उनको टुकड़े दिए हुए थे। इस वजह से भी हमारे जो एग्रीकल्चर का हमने पहला फीचर देखा, लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। सो बिकॉज द लैंड होल्डिंग्स वर स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड, इस वजह से भी हमारी एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी कम थी। अच्छा सर, तो सर आप जो हमको बोल रहे हो ना कि हमारी एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी कम थी, और आपने बोला कि आप कल की क्लास में हमको बताने वाले हो कि प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ी, तो सर एक पॉइंट तो यही है। इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट है, वो हम कल की क्लास में समझेंगे। बट आपको ये समझ में आ गया होगा कि उस टाइम पे हमारे ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम पे जो हमारी लैंड होल्डिंग्स थी वो क्या थी, स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड। फ्रेगमेंटेड होल्डिंग मीन अ पीस हेयर एंड पीस देयर। अकॉर्डिंगली मोस्ट लैंड होल्डिंग्स वर अनइकोनॉमिक यील्डिंग लो आउटपुट एट हाई कॉस्ट, यानी कि हमारी प्रोडक्टिविटी कम थी। अनइकोनॉमिक यील्डिंग लो आउटपुट एट हाई कॉस्ट।
The next feature and very important feature is forced commercialization of agriculture. हमारा जो एग्रीकल्चर है बेटा उन पे फोर्स्ड कमर्शलाइजेशन करा गया, यानी कि जो हमारे फार्मर्स थे उनको सब्सिस्टेंस कल्टीवेशन टू कल्टीवेशन ऑफ कैश क्रॉप्स फॉर मार्केट की तरफ भेजा गया। सर अभी भी आपने दो फीचर पहले हमको पढ़ाया सब्सिस्टेंस फार्मिंग, कि उस टाइम पे जो हमारे फार्मर्स थे, जो कल्टीवेटर्स थे, वो सब्सिस्टेंस आउटलुक था उनका, यानी कि वो जो खेती करते थे, जो फार्मिंग करते थे, वो केवल अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए करते थे। और अभी आप हमको ये कह रहे हो कि कमर्शियलाइजेशन करा गया, तो बेटा ध्यान से समझो, कमर्शियलाइजेशन तो करा गया बट दैट वाज फोर्स्ड। हमारे फार्मर्स सब्सिस्टेंस फार्मिंग कर रहे थे, लेकिन उनको फोर्स करा गया कैश क्रॉप्स करने के लिए, कि तुम ये क्रॉप्स को उगाओ, हम तुमको पैसा देंगे। और कौन से क्रॉप्स उनको उगाए गए, जैसे कि ये इंडिगो। और ये क्यों उगाए गए, क्योंकि हमारे ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चल रहा था, वहां पे जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी उसको इस इंडिगो की रिक्वायरमेंट थी। तो हमारे बेचारे फार्मर्स को बोला गया कि तुम इस इंडिगो का प्रोडक्शन करो, और उनको कोई ज्यादा पैसे भी नहीं दिए गए। कमर्शियलाइजेशन तो हुआ हमारे एग्रीकल्चर का, बट दैट वाज फोर्स्ड and just for the sake for the interest of the British industry। जो ब्रिटेन था वहां पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी। बेटा पहले आप ये समझ लो कि इंडिगो क्या होता है। तो इंडिगो होता है नील। आपने सुना होगा, आप लोगों की जो स्कूल की ड्रेस होगी, या आप लोगों ने कई बार देखा होगा आपकी मदर को, आपके गार्जियंस को, वो नील डालते हैं कपड़ों में, ताकि जो सफ़ेद कपड़े हैं ना वो ज़्यादा ख़राब नहीं हो जाए। आज के टाइम पे कम है, पहले के टाइम पे बहुत चला करती थी ये नील। तो जब 1947 था तो ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था, तो वहां की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को इस नील की, इंडिगो की बहुत रिक्वायरमेंट थी। तो ब्रिटेन ने क्या करा, यहां पे फोर्स्ड, जबरदस्ती फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन करा हमारे फार्मर्स के ऊपर, सब्सिस्टेंस कल्टीवेशन से कल्टीवेशन ऑफ कैश क्रॉप्स हमारे इंडिगो को प्रोड्यूस करने के लिए। So these were some features of your agriculture sector। बेटा हमने एग्रीकल्चर सेक्टर को बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में समझा, क्या क्या फीचर्स थे। अब हम चलते हैं हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर के ऊपर, कि ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर की क्या हालत थी। मैं आपको शुरुआत में ही बता चुका हूं कि ब्रिटिशर्स, अंग्रेजों के आने से पहले जो हमारी इंडियन इकोनॉमी थी, दैट इज वाइब्रेंट एंड प्रॉस्परस। जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो वर्ल्ड वाइड फेमस था, किसके लिए, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स के लिए। लेकिन हमारे हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स जो कि वर्ल्ड वाइड फेमस थे, उनको तबाह कर दिया गया, उनको रियून कर दिया गया, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। इसलिए हमारी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है ना बेटा, उसको एक टर्म दी गई, सिस्टमेटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। जो हमारी हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स थी, हमारी इंडस्ट्री थी हैंडीक्राफ्ट की, उसको जो उन्होंने तबाह करा, उस तबाह करने को एक टर्म दी गई, क्या कहते हैं उसे, सिस्टमेटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, कि उन्होंने कैसे हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को तबाह करा। Systematic deindustrialization is the term that describes the status of industrial sector during the British rule. This systematic deindustrialization led to decline of the handicraft industry, हमारी handicraft industry की decline and consequent unemployment। क्योंकि handicraft industry का decline हुआ तो employment भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया। दूसरी, पेनिट्रेशन ऑफ ब्रिटिश गुड्स इन द इंडियन मार्केट। जो ब्रिटेन के गुड्स थे उनका भी पेनिट्रेशन हुआ हमारे इंडियन मार्केट में। और ये क्यों हुआ, क्योंकि ब्रिटेन में उस टाइम पे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चल रही थी। थोड़ी देर बाद में हम ये भी समझने वाले हैं कि कैसे ये चीज हुई कि हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री तो तबाह हो गई, और जो ब्रिटेन के जो गुड्स थे वो हमारे इंडियन मार्केट में कैसे आ गए। दैट वॉज बिकॉज ऑफ द डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसीज। और वो डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसीज क्या थी, वो चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे। Before British Raj, handicraft in India enjoyed a worldwide reputation for excellence and quality. Main reasons for decay was discriminatory tariff policy। क्या रीजन था बेटा हमारे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के डीके का, उनके तबाह होने का, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसीज। और वो डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी क्या थी, हमारे ब्रिटेन ने जो एक्सपोर्ट था रॉ मटेरियल का, उसको तो कर दिया टैरिफ फ्री। यानी कि अगर आप रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करते हो ब्रिटेन में, तो आपको कोई टैरिफ, कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है एक्सपोर्ट पे।
और अगर आप इंपोर्ट करते हो ब्रिटेन से फिनिश्ड गुड्स, किस चीज को इंपोर्ट, फिनिश्ड गुड्स को इंपोर्ट करते हो, तो उस पे भी आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप एक्सपोर्ट करते हो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स को ब्रिटेन में किन्हीं और देशों में, तो आपको हैवी ड्यूटी लगाई गई। अगर हमारे हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट सपोज 100 रुपए का बिकता बाहर, तो उस पर ड्यूटी लगा दी गई 200%, 200% उस पर कस्टम ड्यूटी लगा दी, एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी। तो हुआ क्या बेटा, जब हम हमारे हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट को बाहर एक्सपोर्ट कर रहे थे, जो 100 रुपए में बिकता, ड्यूटी लगने के बाद में वो 300 रुपए में बिकने लगा, क्योंकि उसकी प्राइस बढ़ गई, तो उसकी जो कॉम्पिटिटिवनेस थी वो कम हो गई। अच्छा सर, इन्होंने ऐसे तबाह करा क्या हमारी इसको कि जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स थे उनके ऊपर हैवी ड्यूटी लगा दी कि उसकी प्राइस बढ़ जाए और उसकी कॉम्पिटिटिवनेस कम हो जाए। लेकिन सर मुझे एक बात बताओ, उन्होंने हैवी ड्यूटी लगा के बाहर का जो एक्सपोर्ट था ना, उसका तो मार्केट तबाह कर दिया, हमारा फॉरेन मार्केट हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट का। सर हमारा इंडियन मार्केट भी तो था बेटा। हमारा इंडियन मार्केट कैसे तबाह हुआ? आप लोगों की वजह से। क्यों? क्योंकि आप लोग या आप लोगों के दादाजी के टाइम पे चलते हैं, उस टाइम पे हमारे ब्रिटिश आए, तो ब्रिटिश साथ में वेस्टर्न कल्चर भी लेके आए। उस वेस्टर्न कल्चर की वजह से जो हमारे इंडियन कंज्यूमर्स थे, हम और आप जैसे लोग, हमारी भी डिमांड बढ़ गई, हमारी भी डिमांड चेंज हो गई। अब हमको धोती कुर्ता नहीं पहनना था, हमको भी उनकी तरह टाई सूट वगैरह लगा के उनकी तरह उन्हीं वाले प्रोडक्ट्स को यूज करना था। इसलिए जो हमारे हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स थे उनकी रिक्वायरमेंट हमारे इंडियन मार्केट से भी कम हो गई। क्यों? बिकॉज ऑफ द वेस्टर्न लाइफस्टाइल। आप लोग भी ये जो जीन्स वगैरह पहनते हो ना, कल से धोती वोती पहनना चालू करो। मैं भी अपने नेक्स्ट वीडियो में कुर्ता और धोती पहन के आने वाला हूं। Heavy duty was placed on the export of Indian handicraft products which reduced their competitiveness in the international market। और हमारे इंडिया के मार्केट में कैसे तबाह हुए हमारे हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट? Pattern of demand of Indian consumers also changed as more people under the influence of British culture took to Western lifestyle। जैसे कि हमारा भोला था, क्या नाम था इसका, ये यहाँ पे तो बेटा एक कुर्ता और धोती पहन रखा है, लेकिन ये वेस्टर्न लाइफस्टाइल की वजह से ये भी सूट बूट टाई वाई पहनने लग गया। तो हमारे जो इंडियन कंज्यूमर्स थे उनके भी पैटर्न ऑफ डिमांड में चेंज आया। दूसरी चीज, उन्होंने इस पे तो हैवी ड्यूटी लगाई, लेकिन जो हमारा रॉ मटेरियल था उसको टैक्स फ्री कर दिया। तो सपोज जो कोई हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स में मान लो कोई साड़ी बनाता था, सिल्क की साड़ी, कॉटन की साड़ी, तो क्या हुआ कि अगर वो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट बना देगा, फिनिश्ड गुड बना देगा, उस कॉटन की साड़ी फिनिश्ड गुड्स बना के अगर एक्सपोर्ट करेगा तो उसको हैवी ड्यूटी लगेगी। लेकिन जो रॉ मटेरियल था उस पर कोई ड्यूटी नहीं थी, तो सिल्क और कॉटन को ऐसे की ऐसी एक्सपोर्ट करने लग गया। दूसरी चीज, अगर वो उसको फिनिश्ड गुड्स बना के बेचेगा तो उसको क्या लगेगी? एक्सपोर्ट ड्यूटी। लेकिन रॉ मटेरियल में नहीं लगेगी, तो वो ऐसे की ऐसी भेजने लग गया। दूसरी चीज, वहां पे जब वो हमारा रॉ मटेरियल फिनिश्ड गुड्स बन चुका है, अब अगर आप उसको इंपोर्ट करते हो तो भी आपको ड्यूटी देने की जरूरत नहीं है। ये सब क्यों करा? क्योंकि ब्रिटेन में क्या चल रही थी? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो यहां से हमारा रॉ मटेरियल भी वहां पहुंच गया, और वहां पे जो रॉ मटेरियल तैयार होकर फिनिश्ड गुड्स बन गया, उसको भी इंडिया का एक मार्केट बन गया। मिल गया। क्योंकि ब्रिटेन में चल रही थी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया एंड टैरिफ फ्री इंपोर्ट ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स इनटू इंडिया। सो दिस वॉज द टॉपिक डीके ऑफ हैंडीक्राफ्ट, कि कैसे हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो कि वर्ल्ड वाइड फेमस थी, उसका डीके, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। कैसे किया गया? बिकॉज ऑफ द डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, जो कि ये थी टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल एंड टैरिफ फ्री इंपोर्ट ऑफ ब्रिटिश गुड्स, और हमारे हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स पे हैवी ड्यूटी लगाई गई। और जो हमारा इंडियन मार्केट था हमारे हैंडीक्राफ्ट का, वो भी बदल गया, क्योंकि हमारे इंडियन कंज्यूमर्स की डिमांड में चेंज आ गया बिकॉज ऑफ द वेस्टर्न लाइफस्टाइल। The next point of our industrial sector is bleak growth of modern industry। बेटा जो मॉडर्न इंडस्ट्री थी, जैसे कि हैवी गुड्स इंडस्ट्री, स्टील, शुगर वगैरह, आप देखते होंगे ना, टाटा स्टील वगैरह, और ये जो कैपिटल गुड्स की इंडस्ट्री है, शुगर इंडस्ट्री, कोई तेल की फैक्ट्री डाल रहा है, कोई किस चीज़ की फैक्ट्री डाल रहा है, इसकी भी बहुत
बहुत कम ग्रोथ थी, और जो हमारा स्टेट था उसने भी कोई तवज्जो नहीं दी कि इसमें कोई चेंजेस ला पाए, कोई इंडस्ट्रियल सेक्टर में ग्रोथ होए। स्टेट सर, स्टेट का मतलब है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, जो हमारी गवर्नमेंट थी उस टाइम पे तो अंग्रेजों का ही राज था, तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने भी कभी भी कोई पार्टिसिपेट नहीं करा कि वो इस इंडस्ट्री में कोई ग्रोथ ला पाए। वो केवल उसी चीज में पार्टिसिपेट करते थे जिनमें उनका फायदा था। जैसे कि उनको रेलवेज को लेके आना था, अपने जो ब्रिटिश के जो उनके इंपोर्ट आ रहे थे ना, वहां पे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चल रही थी, तो वहां से जो फिनिश्ड गुड्स आ रहे थे वो हमारे लोगों के पास पहुंच पाए, तो उसके लिए रेलवेज होनी चाहिए, उनके लिए रोड्स होनी चाहिए। तो उन रेलवेज को, रोड्स को बनाने के लिए जो काम चाहिए केवल उतनी इंडस्ट्री लगाई गई। तो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में भी आ सकता है 1 मार्क्स में 2 मार्क्स में, वो ये भी है कि बेटा टिस्को इंडस्ट्री, हमारी टाटा स्टील जो हमारी इंडस्ट्री थी बेटा, वो टिस्को एस्टेब्लिश हो गई थी 1907 में। वैसे तो बहुत ही ब्लीक ग्रोथ थी हमारे मॉडर्न इंडस्ट्री की, लेकिन फिर भी हमारी टिस्को एस्टेब्लिश हो गई थी 1907 में। So this was our सिचुएशन ऑफ आर इंडस्ट्रियल सेक्टर। अब चलते बेटा हमारे नेक्स्ट टॉपिक फॉरेन ट्रेड, कि हमारे फॉरेन ट्रेड की क्या हालत है उस टाइम पे। वैसे तो हम हमारी जो पिक्चर क्रिएट करें उसमें आपको ऑलरेडी समझ में आ गया होगा कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट, टैरिफ फ्री इंपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स, ये सारी चीजें तो हमारे फॉरेन ट्रेड की क्या हालत है। सबसे पहला तो वी वर नेट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। बेटा हम नेट एक्सपोर्टर थे रॉ मटेरियल के, जो सिल्क कॉटन का रॉ मटेरियल था उसके तो हम थे नेट एक्सपोर्टर, और जो फिनिश गुड्स बनके वहां से आ रहे थे उसके हम थे नेट इंपोर्टर। और ये क्यों था सर, आपने हमको पहले ही बता दिया, बिकॉज ऑफ द डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसीज। जो डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी क्या की थी? टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल एंड टैरिफ फ्री इंपोर्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन। ड्यू टू डिस्क्रिमिनेटरी ट्रेड पॉलिसीज इंडिया बिकेम नेट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल लाइक सिल्क, वूल, इंडिगो जो प्रोडक्शन कराया जाता था हमारे नील का, cotton etc. At the same time became net importer of finished goods produced by British industry which included cotton, silk and woolen clothes। बेटा आप जो woolen clothes पहनते हो, silk clothes पहनते हो, इसके हम complete importer बन चुके थे। वहां से बन के कपड़े आते थे और यहाँ पे हम पहना करते थे। ऑल्सो सम कैपिटल गुड्स, कुछ कैपिटल गुड्स भी हम इंपोर्ट ही कराते थे। ये हम ऑलरेडी हमारे पिक्चर में जो हमने क्रिएट की थी हम देख के आ चुके हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज मोनोपोली कंट्रोल ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड। जो हमारे इंडिया का फॉरेन ट्रेड था उस पर हमारे ब्रिटेन का मोनोपोली कंट्रोल था। और वो मोनोपोली कंट्रोल क्यों था? क्योंकि जो भी हमारे इंडिया का फॉरेन ट्रेड था उसमें 50% फॉरेन ट्रेड हमारा ब्रिटेन के साथ में ही हो रहा था। 50%। जो बचा हुआ कुछ ट्रेड था बेटा वो कुछ अलग कंट्रीज, चाइना, श्रीलंका, इनसे भी होता था, लेकिन 50% ट्रेड हमारा ब्रिटेन के साथ हुआ करता था। और वो ट्रेड भी कुछ इस तरीके से होता था, कुछ डिस्क्रिमिनेटरी ट्रेड पॉलिसीज, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसीज जो कि कहती थी हमको टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल। हमारे रॉ मटेरियल को हम टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट करते थे और टैरिफ फ्री इंपोर्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स। तो जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चल रही थी ब्रिटेन में उसके लिए उनको रॉ मटेरियल भी मिल जाता था, और जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में जब फिनिश्ड गुड्स बन जाते उसके लिए उनको इंडिया में एक मार्केट भी मिल जाता था अपने फिनिश्ड गुड्स को बेचने का। वो कुछ इसी तरीके से हंसते थे बेटा अपन लोगों के ऊपर कि ये देखो पागल लोग, हमने इनकी इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को भी तबाह कर दिया हमारी डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी की वजह से। और इन बेवकूफों को ये पता ही नहीं है हम ऐसी टैरिफ पॉलिसी लाए हैं कि यही हमको रॉ मटेरियल देते हैं और इन्हीं के रॉ मटेरियल को हम फिनिश्ड गुड्स बना के इन्हीं को बेचे जा रहे हैं। इन पागलों को कुछ पता ही नहीं है। Why was it monopoly control of the British government? Because more than 50% of foreign trade was directed towards Britain and exports of raw material from India supplied inputs to British industry। और ब्रिटेन में चल रहा था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। Imports of finished goods from Britain provided huge market to the British industry। हम उनको रॉ मटेरियल भी दे रहे थे और जो उनका फिनिश्ड गुड्स बन रहा था उसका मार्केट भी हमारे इंडिया में ही था, क्योंकि टैरिफ फ्री इंपोर्ट था और टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट था।
द नेक्स्ट पॉइंट इज सरप्लस ट्रेड बट ओनली टू बेनिफिट द ब्रिटिश। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। जो हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड था, आप अपने मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ के आए होंगे, नहीं पढ़ के आए तो जरूर जाके वो वीडियोस भी देखो। जो हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड था वो सरप्लस था, यानी कि जो हमारे एक्सपोर्ट्स थे वो ज्यादा थे हमारे इंपोर्ट्स से। सर ये तो बहुत ही अच्छी बात है ना कि हमारे एक्सपोर्ट्स ज्यादा थे हमारे इंपोर्ट से, कितनी सेल्फ सफिशिएंट कंट्री थी हमारी इंडिया। लेकिन जो एक्सपोर्ट्स थे वो थे हमारे रॉ मटेरियल के। और अगर किसी भी देश, कोई भी कंट्री एक्सपोर्ट करता है रॉ मटेरियल्स का, ये दिखाता है उसकी इकोनॉमिक बैकवर्डनेस को। अगर वो एक्सपोर्ट करता है फिनिश गुड्स का तो ये तो दिखाता है कि उसकी इकोनॉमी कितनी स्ट्रांग है। लेकिन अगर वो रॉ मटेरियल्स का एक्सपोर्ट कर रहा है तो ये दर्शाता है उसकी इकोनॉमिक बैकवर्डनेस को। केवल यही नहीं, हम एक्सपोर्ट तो कर रहे थे रॉ मटेरियल का, और जो हम एक्सपोर्ट कर रहे थे रॉ मटेरियल का और इंपोर्ट कर रहे थे फिनिश्ड गुड्स का, उसमें जो हमको प्रॉफिट हो रहा था ज्यादा एक्सपोर्ट करने पे, क्योंकि सरप्लस ऑफ ट्रेड था, उस प्रॉफिट को भी हमारी ग्रोथ, हमारी डेवलपमेंट के लिए यूज नहीं किया गया। उस प्रॉफिट को, जो कि हमारे एक्सपोर्ट ज्यादा थे, उस प्रॉफिट को किसके लिए यूज करा गया? ब्रिटिश वॉर के लिए। उस टाइम पे ब्रिटेन के कुछ वॉर चल रहे थे बाकी कंट्रीज के लिए, उस प्रॉफिट को उसके लिए यूज करा गया। उस प्रॉफिट को यूज करा गया ब्रिटेन की एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के लिए। जैसे कि आपने वो लगान पिक्चर देखी है, उसके अंदर जो वो बोलता है ना, क्रिकेट मैच जिन अंग्रेजों के साथ होता है कि अब तुमको दुगना लगान देना पड़ेगा। उन बंदों की सैलरी, उन बंदों के यहां रहने करने का काम, उन बंदों के आने जाने का काम, जो भी उनके एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस थे, जो भी ब्रिटेन के वॉर एक्सपेंसेस थे, इस प्रॉफिट का सारा यूज उनके लिए करा गया, ना कि हमारी ग्रोथ, हमारी डेवलपमेंट के लिए। आई नो ये सब बातें सुन के आप लोगों के आंखों में आंसू आ गए होंगे। कोई बात नहीं बेटा, आंसू पोंछो और आगे चलते हैं हमारे चैप्टर पे। During British rule, our exports exceeded our imports, which implies surplus of balance of trade, but this surplus was owing largely to the export of raw material, which is a sign of economic backwardness। बेटा मैं आपको जो भी बातें बोलता हूँ वो इसलिए बोलता हूँ क्योंकि वो बातें इंपॉर्टेंट है। आप इस वीडियो को बार बार देखोगे 2x पे तो आप लोगों के बार बार दिमाग में जाएगा कि हम सरप्लस ऑफ ट्रेड में तो थे, लेकिन जो हम एक्सपोर्ट कर रहे थे वो रॉ मटेरियल, वो प्राइमरी गुड्स का था, जो कि दर्शाता है हमारी इकोनॉमिक बैकवर्डनेस को। दूसरी चीज, जो हमारा सरप्लस था वो हमारी ग्रोथ और हमारी डेवलपमेंट के लिए यूज नहीं किया गया। दिस सरप्लस स्टेज वाज नॉट यूज्ड फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ कंट्री बट वाज यूज्ड टू मीट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया। इस बंदे के लिए अब तुमको दुगना लगान देना पड़ेगा, इस बंदे की सैलरी के लिए। एंड एक्सपेंसेस ऑफ वॉर फाइट बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉर्स फाइट कर रही थी, ये पैसा, सारा पैसा उसके लिए यूज किया गया। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड वॉर एक्सपेंसेस लेड टू अ ह्यूज ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया विच कंपाउंडेड द बैकवर्डनेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी। हमारे देश को कहते थे ना कि निचोड़ लिया, सोने की चिड़िया से पूरा निचोड़ के ले गए। बेटा वो इसीलिए ही था कि जो हमारा सरप्लस ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड था वो सारा का पैसा लेके गया वॉर एक्सपेंसेस और उनके एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के लिए। ये थे बेटा हमारे फॉरेन ट्रेड के कुछ हाल। अब हम देख लेते हैं हमारी डेमोग्राफिक प्रोफाइल कि उस टाइम पे हमारी बर्थ रेट क्या थी, हमारी डेथ रेट क्या थी, हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी वगैरह कितनी क्या हुआ करती थी। वैसे तो आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा कि सर स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी और महामारी पड़ती रहती थी। सर पुअर थे, लोग बाग पुअर थे, यानी कि हॉस्पिटल वगैरह भी नहीं होंगे, लेकिन फिर भी आप कह रहे हो तो देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो बेटा बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों की दोनों ही बहुत ज्यादा थी। बर्थ रेट क्या होती है और डेथ रेट क्या होती है? पर एक साल में हर 1000 लोगों पे कितने लोगों का जन्म हो रहा है और कितने लोग मर रहे हैं। तो आप लोगों को यह पता लग गया होगा कि अगर दोनों ही ज्यादा है, बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही ज्यादा है, यह बताती है कि हमारे देश में गरीबी, पॉवर्टी कितनी ज्यादा थी। जिस देश में भी गरीबी, पॉवर्टी ज्यादा होती है वहां पे डेथ रेट भी ज्यादा होती है। बर्थ रेट ज्यादा क्या होती है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आई नो आप लोगों का दिमाग कहां पे जा रहा है, बट बर्थ रेट एंड डेथ रेट बोथ वर हाई। क्या थी बेटा? बर्थ रेट 48 पर 1000 और जो हमारी डेथ रेट थी वो थी 40 पर 1000, यानी कि एक साल में 1000 लोगों के ऊपर 48 लोगों का तो बर्थ हो रहा था और 40 लोग टपक रहे थे।
जो हमारी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट थी वो भी बहुत ज्यादा थी, यानी कि जो नए नए बच्चे पैदा होते थे उनके मरने की रेट। सर एक सेकेंड, सर अभी आपने डेथ रेट के बारे में बताया तो सर ये भी तो उसी में आता ना। तो बेटा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट आपकी अलग से कैलकुलेट करी जाती है और वो क्या बताती है कि हमारे 1000 जितने भी नए 1000 बच्चे पैदा हुए उनमें से कितने बच्चे मर जाते हैं। और बेटा हमारे ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम पे अगर 1000 बच्चे पैदा हो रहे थे तो उनमें से 218 बच्चे मर जाते थे। कंपेयर टू टुडे इट इज जस्ट 33। आज के टाइम पे अगर 1000 बच्चे पैदा होते हैं तो उनमें से कुछ कारणवश 33 बच्चों की मौत हो जाती है, लेकिन हमारे इंडिपेंडेंस के टाइम पे अगर 1000 बच्चे पैदा हो रहे थे तो उनमें से 218 बच्चों की मृत्यु हो रही थी। यह दर्शाता है कि उस टाइम पे हमारी हेल्थ केयर फैसिलिटीज कितनी बेकार थी, एंड दैट इज अगेन कनेक्टेड टू द पॉवर्टी ऑफ इंडिया। व्हाट इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की एक साल से कम बच्चे की जो मृत्यु हो जाती है उसको हम बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इट इज डेथ रेट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 1 ईयर पर 1000 लाइव बर्थ एंड वाज वेरी हाई। 1000 बच्चे पैदा हो रहे हैं तो उनमें से कितने बच्चे मर रहे हैं 1 साल तक की उम्र वाले। That was 218 per 1000 compared to the present which is 33 per 1000, and this high infant mortality rate is a sign of poor health care connected with poverty. The next is life expectancy कि उस टाइम पे हमारा एक एवरेज बंदा कितना जीता था। So the life expectancy was 32 years compared to today इट इज 69 ईयर्स। अगर बेटा आप लोग मैं लोग अगर हम एक एवरेज निकाले कि कोई 60 साल में मर रहा है, कोई 100 साल में मर रहा है, कोई 80 साल में मर रहा है, तो जो एवरेज हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 69 ईयर्स है इस टाइम पे। लेकिन हमारे ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम पे ये केवल 32 साल थी। ये भी दर्शाता है कि उस टाइम पे हमारी हेल्थ केयर फैसिलिटीज की क्या हालत थी। Life expectancy, average life of person was as low as 32 years, while present it is 69 years. Low life expectancy reflects lack of healthcare facilities, awareness and means to avail them. The next is literacy rate. बेटा उस टाइम पे लिटरेसी रेट थी वो केवल 16% थी। कंपेयर टू टुडे आई थिंक इट इज 78% इंडिया के बारे में देखें, और अगर आप केरला की तरफ जाओगे तो शायद 94% लिटरेसी रेट है। बेटा लिटरेसी रेट क्या होती है? इट डिफाइंस कि एक पर्टिकुलर बंदा पढ़ और लिख सकता है क्या। वो ऐसी नहीं होती कि आप 6th क्लास पास हो या आप 8th क्लास पास हो उससे आपकी लिटरेसी रेट तय नहीं की जाती। अगर आप लोग पढ़ सकते हो और लिख सकते हो, पढ़ने के साथ साथ में लिख भी सकते हो, सो दैट मीन्स दैट यू पीपल आर लिटरेट इनफ। और हमारी की इंडिया की लिटरेसी रेट है 74%, लेकिन ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम पे ये थी केवल 16%, जो कि दर्शाता है हमारी सोशल बैकवर्डनेस को। और लिटरेसी रेट 16% थी। अगर हम फीमेल लिटरेसी रेट देखें कि फीमेल्स के अंदर कितने लोग लिटरेट थे, कितने लोग पढ़ और लिख सकते थे, वो केवल 7% थे, जो कि दर्शाता है हमारी जेंडर बायसनेस को। तो क्या बोला मैंने बेटा? हमारी लिटरेसी रेट ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम पे थी 16%, जो कि दर्शाता है हमारी सोशल बैकवर्डनेस को। वही हमारी फीमेल लिटरेसी रेट थी केवल 7%, जो कि दर्शाता है हमारी जेंडर बायसनेस को, कि हम लोग उस टाइम पे कितने जेंडर बायस थे कि अगर छोरी है तो उसको पढ़ने मत दो। Female literacy rate was worse about 7%, which indicates gender bias in the society. So बेटा ये था हमारे डेमोग्राफिक प्रोफाइल के ऊपर। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज योर ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, जो कि मैंने आपको इस क्लास के स्टार्टिंग में ही मैंने आपका इंटरेस्ट बना दिया था कि आप अभी तो स्टूडेंट हो, जब आप अपनी पढ़ाई पूरी कर लोगे तो आप क्या हो जाओगे? सर वर्किंग पॉपुलेशन। तो उस टाइम पे हमारी वर्किंग पॉपुलेशन, हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर किस प्रकार से डिवाइडेड था? सर वो जो आप बता रहे थे कि एग्रीकल्चर में 72%, हाँ बेटा हम यही चीज देखने वाले हैं यहाँ पे।
Occupational structure refers to distribution of the working population across primary, secondary and tertiary sectors of the economy. हमारे जो working population है वो primary में कितनी है, secondary में कितनी है और tertiary में कितनी है, वो बताता है हमारा occupational structure. और उस टाइम पे हमारे primary sector में थी 72.7% population that was mainly consisting of your agriculture. Secondary sector में थी 10.1% और tertiary sector में थी 17.2%. Agriculture was the principal source of occupation because 72.7% of the working population was engaged in primary sector, that is your agriculture. और जो हमारी इंडस्ट्री थी इनसिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन था. इंडस्ट्री बेटा हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री हो गई या हमारी और भी किसी तरीके की टाटा स्टील वगैरह, शुगर वगैरह, ये जो इंडस्ट्री थी इसमें जो वर्किंग पॉपुलेशन थी वो बहुत ही इनसिग्निफिकेंट थी, केवल 9% थी. और कंपेयर टू अगर आप अदर कंट्रीज से कंपेयर करोगे तो वो अदर कंट्रीज में था 32%, इंग्लैंड में 42% और जापान में 39%. बट हमारे इंडिया से कंपेयर करें तो वो केवल 9% की था उस टाइम पे. तो आप देख सकते हो कि हमारी इकोनॉमी कितनी बैकवर्ड थी. क्योंकि बेटा मैं आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं, गांठ बांध लेना इस बात को, ये बात आने वाली है, that working population's transition from agriculture to industry shows कि उसकी इकोनॉमी कितनी स्ट्रांग है. अगर किसी भी कंट्री की वर्किंग पॉपुलेशन एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री की तरफ जा रही है तो यह दर्शाता है कि उस कंपनी की इकोनॉमी टेक ऑफ करने वाली है, उस कंट्री की इकोनॉमी अच्छी होने वाली है. कब? जब उसकी वर्किंग पॉपुलेशन एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री की तरफ जाती है. जैसे ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम पे 72% एग्रीकल्चर में थे, लेकिन आज मैं आप लोगों से पूछूं कि अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके क्या करने वाले हो, तो आप बोलोगे सर हम बैंकिंग इंडस्ट्री में जाएंगे, सर हम इस फंड इंडस्ट्री में, फाइनेंस इंडस्ट्री में जाएंगे, इस तरीके की इंडस्ट्री में जाएंगे. तो अगर किसी भी कंट्री की ट्रांजिशन, वर्किंग पॉपुलेशन का ट्रांजिशन हो रहा है एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री की तरफ, दैट मीन्स दैट कंट्रीज इकोनॉमी इज गोइंग टू टेक ऑफ. बट अनफॉर्चुनेटली हमारे इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं था. हमारी इंडिया की वर्किंग पॉपुलेशन एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री की तरफ नहीं जा रही थी. देयर वर सम ग्रीन शूट्स. सर ग्रीन शूट का मतलब देयर वर सम ग्रीन शूट्स, यानी कि कुछ ऐसे एरिया था जहां पे वर्किंग पॉपुलेशन एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री की तरफ जा रही थी, लेकिन वो बहुत कम था. जैसे कि मद्रास जैसे स्टेट में, मद्रास जो रेसिडेंसी थी जो कि फिलहाल तमिलनाडु वगैरह का जो पार्ट है, वो मद्रास रेसिडेंसी की पॉपुलेशन फिर भी थोड़ा जारी थी. लेकिन हमारे राजस्थान, पंजाब की जो वर्किंग पॉपुलेशन थी ये तो इंक्रीज हो रही थी, यानी कि 72% से भी ज्यादा की तरफ जा रही थी. सो देयर वर नो सच साइंस ऑफ ट्रांजिशन ऑफ आवर वर्किंग पॉपुलेशन फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री. Transition from agriculture to industry marks the economic takeoff, but in case of Indian economy it was by and large absent, though there were some green shoots in parts of Madras presidency. लेकिन हमारे राजस्थान, पंजाब में एग्रीकल्चर सेक्टर की तरफ जो वर्किंग पॉपुलेशन थी उसकी रेट बढ़े जा रही थी. ये था बेटा आपके ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का हाल. अब हम हमारा नेक्स्ट हाल देखेंगे. सबसे इंपॉर्टेंट जो कुछ अच्छा हुआ, अभी तक हम सारी बुरी बुरी बातें पढ़ते हुए आ रहे हैं. आप लोगों की भी आंखों में आंसू आ गए होंगे, ये देखो मेरे भी आंसू आ गए हैं. तो अब आप अपने अपने आंसुओं को पोंछ लो, क्योंकि अब हम कुछ अच्छी अच्छी बातें भी पढ़ने वाले हैं. सर मतलब अंग्रेज अच्छे भी थे क्या? बेटा वो अच्छे तो नहीं थे, उनका मोटिव तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी हमारे देश में क्या क्या अच्छी चीज हुई हम कुछ वो भी देखने वाले हैं. सो योर इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें बेटा पहला पॉइंट है रेलवे का. जो हमारा रेलवे था ये इंट्रोड्यूस करा था हमारे ब्रिटिश ने 1850 में. ये उन्होंने इंट्रोड्यूस तो इसलिए करा था, क्योंकि ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रही थी और ब्रिटेन से जो फिनिश्ड गुड्स इंपोर्ट हो रहे थे हमारे इंडिया में, तो वो इंपोर्ट होने के बाद में इंडिया के अलग अलग कोने में जा पाए. यूपी में, राजस्थान में, मुंबई में, इंडिया के अलग अलग कोने में ब्रिटेन के इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जो फिनिश्ड गुड्स वहां से आ रहे हैं वो अलग अलग जगह पहुंच पाए. इसलिए रेलवेज का
इसलिए रेलवेज लाई गई थी हमारे इंडिया में, ये उनका मोटिव था। लेकिन हमारे रेलवे के कई सारे फायदे हुए हम लोगों के लिए। रेलवेज वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन 1850 and were developed to transport finished goods of Britain to the interiors of colonial India. It aimed at, क्या aim था बेटा उनका? It aimed at widening the size of market for the British products in India. जो ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रही थी, तो जो ब्रिटिश प्रोडक्ट्स थे उसका उनको एक मार्केट मिल पाए, वो मार्केट साइज बड़ा हो पाए, इसलिए रेलवेज को लाया गया था। बट however, introduction of railways is considered one of the most important contributions of the British in India. लेकिन बेटा इस रेलवेज को one of the most important contribution माना जाता है हमारे इंडिया के लिए ब्रिटिशर्स के द्वारा। ये वो पहली ट्रेन थी बेटा जो हमारे ब्रिटेन लेके आए थे, जो कि चली थी बॉम्बे से थाने। बॉम्बे आप जानते होंगे अभी जो प्रेजेंट में मुंबई कहलाया जाता है। हमारी पहली ट्रेन चली थी बॉम्बे से थाने एंड दैट वाज इन द ईयर 1853। रेलवे स्टैब्लिशमेंट का काम चालू हो गया था 1850 से, लेकिन हमारी पहली ट्रेन चली थी बॉम्बे से थाने के लिए 1853 में। द नेक्स्ट पॉइंट इज, चल क्यों नहीं रहे पोर्ट्स। जो बेटा आप ब्रिटेन में क्या चल रहा था सर? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। वहां पे फिनिश्ड गुड्स प्रोड्यूस होते थे और यहां पे उनको मार्केट मिल जाता था। तो सर इंडिया के अंदर तो आपने बता दिया, राजस्थान गुजरात में पहुंचाने के लिए रेल को लाया गया, लेकिन सर जो ब्रिटेन से प्रोडक्ट आ रहे थे उनको लाने के लिए पोर्ट्स भी तो होने चाहिए। पोर्ट्स ये होते हैं बेटा जहां से आपका एक्सपोर्ट होता है और आपका इंपोर्ट होता है। जैसे कि ये केजीएफ में खड़ा होता है ना, ये पोर्ट पे खड़ा होता है। तो ये पोर्ट्स को भी डेवलप करा गया इंपोर्ट्स के लिए फिनिश गुड्स के, और यहां से जो रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट हो रहे थे, टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल। पोर्ट्स वर डेवलप्ड टू हैंडल एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल टू ब्रिटेन एंड इंपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन। द नेक्स्ट पॉइंट इज पोस्ट एंड टेलीग्राफ। बेटा उस टाइम पे फोन का जमाना तो था नहीं, जैसे कि आप आज के टाइम पे फोन कर देते हो, हाँ भाई फटाफट से आ जाए, यहाँ पे लड़ाई हो गई है। उस टाइम पे क्या होता था, अगर कोई लड़ाई हो जाती थी तो वो जो था ना, अब तुमको दुगना लगान देना पड़ेगा। वो पोस्ट भेजता था कि जाओ ये पोस्ट डाल के आओ, वहां से और बंदों को लेके आओ, यहाँ पे लड़ाई हो गई है, यहाँ पे कोई हम पे अटैक करने वाला है। सो दीज पोस्ट एंड टेलीग्राफ्स वर डेवलप्ड फॉर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। उनके एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छा करने के लिए, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये पोस्ट और टेलीग्राफ डेवलप किए गए थे। Post and telegraph were developed to enhance administrative efficiency. It served the purpose of maintaining law and order. The next infrastructure is roads. बेटा उन्होंने रेलवे को डेवलप कर दिया अलग अलग जगह प्रोडक्ट्स पहुंचाने के लिए। उन्होंने पोर्ट्स को भी डेवलप कर दिया कि वहां से एक्सपोर्ट हो पाए रॉ मटेरियल, और जो इंपोर्ट हो रहा है फिनिश्ड गुड्स वो उसके लिए पोर्ट्स भी बना दिए। लेकिन बेटा अलग अलग हमारे यहाँ पे दूर दूर तक गांव थे, दूर दूर तक पता नहीं कैसी ढानियाँ कैसी कैसी जगह थी। तो हमारी ब्रिटेन ने रोड्स का भी डेवलप करा कि हम रोड्स के जरिए उन रॉ मटेरियल को लेके आ पाए। रोड्स वर डेवलप टू फैसिलिटेट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री टू द पोर्ट्स। क्यों डेवलप करा गया रोड्स को? क्यों डेवलप करा गया हमारे रोड्स को? ताकि जो रॉ मटेरियल है अलग अलग पार्ट्स के, इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में जो रॉ मटेरियल है उनको लाया जा सके पोर्ट्स के ऊपर, और हम उसको एक्सपोर्ट कर पाए ब्रिटेन को। तो बेटा अभी तक हमने इतनी सारी बातें पढ़ी, इतनी सारी बुरी बुरी बातें पढ़ी, केवल एक अच्छी बात पढ़ी। तो सर आपने हमको इतनी सारी बातें बताई हमारे ब्रिटेन की, लेकिन सर मेरे दादाजी ऐसे भी कहते थे कि ना ब्रिटेन अंग्रेज आए ना तो बहुत अच्छा काम हुआ। सो अब हम देखने वाले हैं सम पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। हाँ सर ये हुई ना बात, आपने मेरे को मेरे दादाजी की याद दिला दी, वो भी कहते थे कि अंग्रेज आए बहुत अच्छा हुआ। तो बेटा ध्यान से सुनना मेरी बात को, यही बात आपको एग्जाम में भी लिख के आनी है। आपको क्या लिखना है कि ब्रिटिश रूल का वैसे तो कोई पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं था। वैसे तो उनका पॉजिटिव इंपैक्ट क्यों नहीं था? क्योंकि उनका जो मोटिव था वो क्लियर था। उनका मोटिव था हमारे कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन करना, हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को तबाह करना, हमारे यहां से टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट कराना। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रही थी ब्रिटेन में। उनका मोटिव तो क्लियर था, लेकिन फिर भी हमारे ब्रिटिशर्स का कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट था हमारे ऊपर, और वो क्या था? फर्स्ट वॉज कमर्शियल आउटलुक ऑफ फार्मर्स। हमारे
जब अंग्रेज आए थे उस टाइम पे हमारे फार्मर्स का जो आउटलुक था वो था सबसिस्टेंस आउटलुक, सबसिस्टेंस फार्मिंग करते थे। हाँ सर, आपने बताया था वो अपनी बेसिक नीड्स वो फार्मिंग करते थे, केवल खुद की और खुद की फैमिली को खाना वाना खिलाने के लिए फार्मिंग करते थे। तो उनका आउटलुक चेंज हुआ कमर्शियलाइजेशन की तरफ। वैसे तो उन्होंने सबसिस्टेंस फार्मिंग को अपने लिए जरूरी कैश क्रॉप्स बनाने के लिए काम में लिया था, लेकिन फिर भी उनका आउटलुक चेंज हुआ कि मैं अपने प्रोडक्ट्स को बेच भी सकता हूं। वैसे तो उन्होंने उनको जो कमर्शियलाइजेशन करा उसने फार्मर्स को जो मार्केट की अनसर्टेनिटीज है कि उनका प्रोडक्ट बिकेगा कि नहीं बिकेगा, उन्होंने इतने पैसे लगाए हैं, अगर वो कम रेट में बिकेगा तो क्या होगा, तो मार्केट की अनसर्टेनिटीज के तो उनको हवाले कर दिया, लेकिन फिर भी हमारे फार्मर्स का आउटलुक बदला। Forced commercialization of agriculture exposed the subsistence farmers to uncertainties of farmers, but it also changed the outlook of farmers। बेटा यहाँ पे forced commercialization क्यों है वो हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं। तो फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन हमारी अनसर्टेनिटीज ऑफ मार्केट से तो उनको दे दिया, मैं तो उनको झोंक दिया, लेकिन फिर भी उनका आउटलुक बदला। दूसरा फायदा कंट्रोल ऑफ फेमाइंस, जो मैंने आपको क्लास के स्टार्टिंग में ही बताया था कि हमारी इंडियन इकोनॉमी क्या थी, क्या था हमारी इंडियन इकोनॉमी का पहला फीचर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, स्टैग्नेंट इकोनॉमी। वहां पे मैंने आपको बताया था एपिडेमिक्स एंड फेमाइंस वर रिकरिंग फिनोमिनन, महामारी और अकाल रिकरिंग फिनोमिनन थे। हर 2 साल हर 5 साल में कहीं ना कहीं महामारी और कहीं ना कहीं अकाल पड़ता रहता था। सर कैसे पड़ता था यह अकाल, तो सपोज किसी एरिया में बाढ़ आ गई, फ्लड आ गई, तो वहां पे जितना भी ग्रेन था, जितना भी प्रोडक्शन था वो सारा नाश हो जाता था, वहां के लोगों को खाने के लिए कोई अनाज कुछ नहीं बचता था और वहां पे अकाल पड़ जाता था। लेकिन क्योंकि हमारी ब्रिटेन ने रेलवेज को डेवलप करा, रोड्स को डेवलप करा, तो जहां पे भी फेमाइन होता था, जहां पे भी अकाल पड़ता था, उनको अनाज देने का काम आसान हो गया। किसकी वजह से, हमारे रोड्स और हमारे रेलवेज की वजह से। सो दैट वाज द सेकंड इंपॉर्टेंस, कंट्रोल ऑफ फेमाइंस। जहां पे भी अकाल पड़ रहा है उसको अकाल में हम फूड ग्रेन्स पहुंचा पाते थे हमारे रोड्स और रेलवेज की मदद से। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटेट रैपिड मूवमेंट ऑफ फूड ग्रेन्स, ऑफ व्हाट, फूड ग्रेन्स टू द फेमाइन अफेक्टेड एरियाज। The third positive impact of your British government was monetary system of exchange। बेटा ब्रिटिशर्स अंग्रेजों के आने से पहले हमारे यहाँ पे बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज चला करता था। हाँ सर, आपने हमको मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी मनी एंड सप्लाई के अंदर पढ़ाया था बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, जब गुड्स के बदले गुड्स का एक्सचेंज किया जाता था। वहां पे हमने एग्जांपल दिया था कि जो बंदा एप्पल उगाता था वो 1 किलो एप्पल देता था और बदले में अनाज लेता था, जो अनाज उगाता था वो अनाज देता था और कपड़े लेता था। गुड्स के बदले गुड्स का एक्सचेंज होता था और उसके हमने काफी सारे ड्रॉबैक्स भी देखे थे, लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, लैक ऑफ डेफर्ड पेमेंट, बहुत सारे ड्रॉबैक्स भी देखे थे। 5 प्रॉब्लम 1 सॉल्यूशन मैंने उस क्लास में बताया था। तो हमारे ब्रिटिशर्स के आने की वजह से हमको एक मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज भी मिल गया था कि जो फार्मर है, जो गेहूं उगा रहा है, जो एप्पल उगा रहा है, हर कोई पैसे का लेन देन करे। तो हमारे बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज भी खत्म हुआ था। द फोर्थ वन इज एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। हमारे ब्रिटिशर्स हमको एडमिनिस्ट्रेट कैसे करना है वो भी सिखा के गए थे, कि उन्होंने बताया था कि एक आपका ऑफिस होना चाहिए, आपके अलग अलग एरियाज में डिवाइड करो और उस ऑफिस में एक आपका हेड होना चाहिए, जैसे कि वो था ना, अब तुमको दुगना लगान देना पड़ेगा। तो उन्होंने हमको एक एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी दिया था। तो जब वो लोग हमको छोड़ के चले गए तो जो पॉलिटिशियंस थे, जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी वगैरह, उनको थोड़ी आसानी हुई। जो प्लानर्स थे, पॉलिटिशियंस थे, उनको थोड़ी आसानी हुई। क्यों? क्योंकि हमारे ब्रिटिशर्स एक इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन हमको छोड़ के गए थे। Britishers left a legacy of an efficient system of administration. This served as a ready reference for our politicians and planners. The next thing is new opportunities of employment. क्योंकि हमारे ब्रिटिशर्स ने रेलवेज और रोड्स का डेवलपमेंट करा तो वो हमारे नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देके गया। कैसे? जो बेचारा बंदा बिहार में रहता है, जो बेचारा बंदा यूपी में रहता है, कहीं दूर दूर गांवों में रहते थे, वो भी शहरों में आने लगे रेलवेज के थ्रू एम्प्लॉयमेंट
एम्प्लॉयमेंट के लिए। जो बंदा बेचारा फार्मिंग करता है वो वहीं पे अपने अनाज को बेचता था, वो भी दूर आने लगा अपने अनाज को बेचने के लिए, अपनी नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को गेन करने के लिए। सो दीज वर सम ऑफ द बेनिफिट्स, सम ऑफ द पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। आपको क्या लिख के आना है एग्जाम में कि जो हमारे ब्रिटिश गवर्नमेंट का मोटिव था वो क्लियर और फोकस था, हमारा कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन, हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को तबाह करना और उनकी जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रही है ब्रिटेन में उसके लिए रॉ मटेरियल लेना और फिनिश गुड्स को यहां पे मार्केट देना। लेकिन फिर भी उनके एक्सप्लॉयटेशन की वजह से भी हमारे कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट्स थे, जैसे कि कमर्शियल आउटलुक ऑफ फार्मर्स, कंट्रोल ऑफ फेमाइन, अकाल जहां पे पड़ता था वहां पे भी हम रोड्स और रेलवेज की वजह से फूड ग्रेन्स पहुंचाने लग गए। तीसरा, मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज मिल गया एंड एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन छोड़ के गए। लास्ट वन, न्यू अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सो थैंक यू वेरी मच। ये थी हमारी क्लास, हमारे पहले चैप्टर इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के ऊपर। मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।